हेलो माय डियर फ्रेंड्स। अब हम क्लास सिक्स का लगभग हाफ पोर्शन का एक रिवीजन देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसको आप टर्म टू रिवीजन कह सकते हैं क्योंकि जो शुरुआत के पहले चैप्टर्स आधे चैप्टर्स वो आ चुके होंगे आपके एग्जाम्स में। अब जो लास्ट के जो चैप्टर्स हैं हम उनका क्विक रिवीजन देखने जा रहे हैं। जितने भी चैप्टर्स हैं सबके मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और थोड़े बहुत मेन मेन चीजें हम बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर बेटा हम जो शुरू करने वाले हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो आप डाल दीजिए चैप्टर नंबर 9 हेडिंग और चलिए शुरू करते हैं हम अपना मेन टॉपिक से फटाफट। ओके, फटाफट चलिए। अब यहाँ पर मेरा एनसीईआरटी शुरुआत में सबसे पहले आपके लिए दो वर्ड्स लेकर आती है। कौन कौन से? एक है हैबिटेट और एक है एडेप्टेशन। ठीक है, एक हो जाएगा हैबिटेट और एक हो जाएगा एडेप्टेशन। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसा घर जो नेचर ने उसको प्रोवाइड किया है। और एडेप्टेशन मतलब कोई एनिमल अगर अपने जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसके हिसाब से अडेप्ट होगा, मतलब चेंजेस करेगा। समझाता हूं, थोड़ा आराम से समझो। देखो, हैबिटेट, हम मान लीजिए हम सब इंडियंस हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया में एमपी में रहते हैं, एमपी में शहडोल में रहते हैं। तो आपका हैबिटेट क्या होगा? इंडिया। ठीक है, उसमें मध्य प्रदेश, उसमें शहडोल और ठीक है फिर वगैरह 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 हाउसिंग बोर्ड ये सब कमला नगर जो भी आएगा। अच्छा, तो हैबिटेट मतलब क्या है? एक नेचुरल घर जो नेचर ने आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हैबिटेट का मैं लिखता हूँ बेटा, नेचुरल होम और residing place provided by नेचर। ठीक है, अच्छा। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जब कोई अपने घर को छोड़ के कहीं और जाके शिफ्ट करता है तो वो अपने बॉडी के हिसाब से चेंजेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सब इंडिया में रह रहे हैं, मान लीजिए। चलिए आप और मैं, ठीक है, अपन लोग क्या करते हैं, अपन जाते हैं अमेरिका में और जाकर वहां शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, अपन जाएंगे अमेरिका में, वहां जाके शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये बताइए, अमेरिका में ठंड होती है कि गर्मी की नॉर्मल? थोड़ी ठंडक ज्यादा होती है बेटा उधर, इसलिए वहां के लोग ज्यादातर ज्यादातर क्या होते हैं? गोरे होते हैं। तो मतलब वो क्या होगा? एडेप्टेशन। मतलब अगर हम सब ऐसे हम सब अभी कैसे नॉर्मल है। ठीक है, कोई बोले सर मैं तो गोरा हूँ, मैं थोड़ा सा सांवला हूँ, नहीं। मेनली अगर मेनली देखा जाए, मोस्ट ऑफ द इंडियंस कैसे होते हैं? नॉर्मल होते हैं, ना बहुत गोरे ना बहुत सांवले। लेकिन अगर हम इंडियंस कहाँ जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, तो हम थोड़े से कैसे हो जाएंगे? गोरे हो जाएंगे। अगर हम इंडियंस थोड़े से मतलब अगर हम अफ्रीका जाएंगे तो थोड़े से क्या हो जाएंगे? थोड़े से सांवले हो जाएंगे। क्यों? हम क्या शो कर रहे हैं? एडेप्टेशन शो कर रहे हैं। मतलब ठीक है, चेंजेस। ठीक है, चेंजेस फॉर बेटर सर्वाइवल इन न्यू हैबिटेट। मतलब अगर आप कहीं और रहने के लिए गए, किसी और हैबिटेट, हैबिटेट मतलब एक रहने वाली जगह है। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बेटा क्योंकि इस चैप्टर में डिटेल लेक्चर डाल चुका है और वैसे ही हम रिवीजन देख रहे हैं, तो हमको मेन मेन पॉइंट्स देखना है। तो एडेप्टेशन और हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट और एडेप्टेशन में फर्क क्या होता है? हैबिटेट मतलब एक ऐसा नेचुरल घर जो नेचर ने आपको प्रोवाइड किया है जहां पे आप रहते हो। और एडेप्टेशन मतलब जब आप अपना घर चेंज करते हो। अरे मतलब ऐसा नहीं कि आप हाउसिंग बोर्ड से कमला नगर में चले गए तो आपको एडेप्टेशन हो जाएगा, आप में एडेप्टेशन शो होगा, ऐसा नहीं। मतलब आप ये बहुत दूर गए, ठीक है, तो आसपास का एनवायरनमेंट क्या हो गया? बहुत चेंज हो गया। जैसे इंडिया से अगर आप अमेरिका गए या लंदन गए या ऑस्ट्रेलिया गए या अफ्रीका गए तो वहां पर फर्क नजर आएगा। क्यों? अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया सब कैसी जगह? ठंडी जगह। तो वहां पे हम सब कैसे होंगे? थोड़े गोरे हो जाएंगे। और वहीं पर अफ्रीका में क्या हो जाएंगे? थोड़े से काले हो जाएंगे। क्यों? ये क्या है? एडेप्टेशन है। अच्छा, तो इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट पॉइंट पे अपन आते हैं। चलिए अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे अपन आते हैं बेटा। ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है बेटा? नेचर। मतलब एक बात समझिएगा, इकोसिस्टम दो चीज से मिलकर बना होता है। क्या क्या? एक होते हैं नेचुरल चीजें और एक होती है आर्टिफिशियल चीजें। ठीक है, मतलब नॉन लिविंग चीजें। मैं लिखता हूं यहाँ पर बायोटिक और एक जगह लिखता हूं ए बायोटिक। ठीक है, बायोटिक और ए बायोटिक। बायोटिक मतलब क्या होता है बेटा? लिविंग। ठीक है, ऐसी चीजें जो लिविंग है। और ए बायोटिक मतलब ऐसी चीजें जो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग कैसे सर? क्या ये भी हमारे लिए जरूरी है नेचर में? हाँ बिल्कुल जरूरी है। एग्जाम्पल बताइए सर। पानी,
पानी क्या हमारे लिए जरूरी है? हाँ बिल्कुल, पानी बिना हम जी नहीं पाएंगे। तो पानी लिविंग है कि नॉन लिविंग? नॉन लिविंग है। तो यहाँ पर एग्जांपल्स में अपन लिख देते हैं। एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, पानी जरूरी है। लैंड जरूरी है, हाँ हम जमीन में रहते हैं, बट लैंड भी जरूरी है। ठीक है, वाटर लैंड। क्या एयर जरूरी है? हाँ एयर जरूरी है। और एक बात नोटिस करिए, वाटर लैंड एयर तीनों जरूरी है, और तीनों क्या है? नॉन लिविंग। तो ऐसे कंपोनेंट्स, ठीक है, इसका मैं डेफिनेशन अगर लिखूंगा, डेफिनेशन तो डेफिनेशन लिखता हूं, नॉन लिविंग components of ecosystem। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एसेंशियल फॉर लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एसेंशियल फॉर लिविंग। अच्छा इधर जाते हैं, लिविंग में कौन कौन हो जाएंगे? सीधे दो चीजें, एक हो जाएंगे प्लांट्स और एक हो जाएंगे एनिमल्स। एक हो जाएंगे प्लांट्स और एक हो जाएंगे एनिमल्स। वैसे मैं आपको बता दूं, आप लोग इतने बड़े हो चुके हो, 6 क्लास में हो, छोटे बच्चे तो हो नहीं, ठीक है, जंगू मंगू तो हो नहीं, बड़े हो चुके हो। तो एक होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस फंगस सब इसी में आ जाएंगे। ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स और बैक्टीरिया वायरस फंगस सब इसी में आ जाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा ये सब कैसे होते हैं? लिविंग नॉन लिविंग? लिविंग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी दिए, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? लिविंग कंपोनेंट्स। क्या बात आप आगे बढ़ा लीजिएगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा है नॉन लिविंग, बस आप लिविंग लिख के, लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इको सिस्टम एसेंशियल फॉर लिविंग। ठीक है, इस तरीके से, मतलब बात समझिएगा, हमारे अर्थ पे जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, हम जो जी रहे हैं, तो दो चीजों की वजह से, एक तो लिविंग होना चाहिए, ठीक है, लिविंग पार्ट जिसको अपन क्या बोलते हैं? बायोटिक। और नॉन लिविंग पार्ट जिसको अपन बोलते हैं एबायोटिक। और नॉन लिविंग भी जरूरी है, क्यों? वाटर लैंड और एयर के बिना हम सब जी नहीं पाएंगे। तो बच्चों इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे अपन जाते हैं। क्या प्लांट्स और एनिमल्स आपस में इंटरडिपेंडेंट है? हाँ बिल्कुल इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, हम वो भी बात कर लेते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स क्या इंटरडिपेंडेंट है? बिल्कुल। आपको पता है ना प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? CO2 की O2, O2 बेटा। और O2 कौन लेता है? हम एनिमल्स। और एनिमल्स क्या रिलीज करते हैं? CO2, वो कौन लेता है? प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं फटाफट कुछ चीजें। मान लीजिए ये प्लांट्स है, ठीक है सर, ये प्लांट्स हो गए। अच्छा जो मैं लिखा हूं बेटा, आपने इसको लिखते जाइएगा, ठीक है फटाफट। ठीक है, मान लीजिए प्लांट्स है, ये क्या हो गए? ये एनिमल्स हो गए। प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? O2। उसको कौन लेता है? एनिमल्स। एनिमल्स क्या रिलीज करते हैं बेटा? CO2। उसको कौन ले लेते हैं? प्लांट्स। और इस तरीके से हम क्या है? आपस में इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट मतलब हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स नहीं जी पाएंगे, एनिमल्स नहीं होंगे तो प्लांट्स भी नहीं जी पाएंगे। मतलब दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ठीक है, प्लांट्स O2 रिलीज करेंगे जो एनिमल्स लेगा, और एनिमल्स CO2 रिलीज करेंगे और जो कि प्लांट्स लेंगे। ठीक है, इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, प्लांट्स टेक O2। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, प्लांट्स टेक, सॉरी CO2, प्लांट्स टेक CO2 फॉर, किस लिए बेटा? वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट्स टेक CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज, क्या रिलीज करते हैं बेटा? O2। वेयर एस, जबकि, ठीक है, वेयर एस एनिमल्स टेक्स O2 एंड रिलीज CO2। ठीक है, जस्ट उल्टा, मतलब दोनों एक दूसरे पे क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। हेंस दे आर इंटरडिपेंडेंट। आप लिख लीजिएगा, मैं रिपीट करता हूं, हेंस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर interdependent, hence plants and animals are interdependent। so please बेटा इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ओके। अब इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, यूजेस ऑफ वाटर्स एंड स्टेट्स ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, स्टेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, स्टेट मतलब क्या?
अगर क्वेश्चन में आएगा कि व्हाट द स्टेट्स ऑफ वाटर, तो आप क्या लिखोगे? मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमालय, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, ये सब नहीं बेटा। स्टेट तो ठीक है, स्टेट का मतलब एक तो होता है स्टेट हमारे जहाँ पे आप रहते हैं। स्टेट का मतलब कई बार साइंस में मतलब फॉर्म होता है। सोशल में तो आपको पता है, सोशल में स्टेट का मतलब क्या है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मतलब ऐसे स्टेट। लेकिन साइंस में स्टेट का मतलब क्या है? फॉर्म। तो मतलब अगर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ H2O, क्योंकि H2O का मतलब क्या है आपको पता है ना, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O, ठीक है, ओके। अच्छा, तो यहाँ पर वाटर का फॉर्मूला H2O है। तो वाटर कितने स्टेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, कितने फॉर्म्स में पाए जाते हैं? तीन आपको पता होना चाहिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो प्लीज बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा, ये पॉइंट भी हो गया। एक स्पेशल केस बताता हूँ बेटा ब्लो होल्स के बारे में। आपको पता है हम भगवान ने, ठीक है, सॉरी मतलब भगवान ने हम ह्यूमंस को क्या दिए? हम भगवान को दिए गलती से, ठीक है, क्योंकि अच्छी तरह सा मैं रात हो चुकी है, मैं थक चुका हूँ, तो फटाफट अपन जल्दी पढ़ाई करते हैं, ठीक है। टॉप मारना है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं बच्चों, ठीक है। भगवान ने हम एनिमल्स को क्या दिया है सांस लेने के लिए? लंग्स। हाँ बेटा, हम एनिमल्स को क्या दिए हैं भगवान ने? लंग्स, ठीक है। जो लैंड में रहता है, बात समझना, जो लैंड में रहते हैं, ठीक है, भगवान उनको सांस लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अपन एक टॉपिक लिख देते हैं, फॉर ब्रीथिंग, ठीक है, फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए भगवान ने लैंड वालों को क्या दिया बेटा? जो जमीन में रहते हैं, जो लैंड में रहते हैं, लंग्स। हाँ, लंग्स, एल से लैंड, एल से लंग्स, ठीक है। अच्छा, जो याद रखने की तरीके बेटा, एल से लैंड और एल से लंग्स, ठीक है, ओके। अच्छा, जो वाटर में रहते हैं उनको क्या दिए बेटा? गिल्स, ठीक है सर, ये चीज याद रखिए। लेकिन बट यहाँ पर भगवान ने क्या किया, कई कई मछलियों के अंदर पार्शियलिटी कर दी। जैसे कि कई मछलियों को क्या दे दिए? लंग्स दे दिए, ठीक है, कई मछलियों को लंग्स दे दिए। अब क्या होगा, जब कुछ मछलियों को लंग्स दे दिया गया, तो क्या लंग्स पानी के अंदर काम करते हैं? नहीं। और गिल्स क्या लैंड में काम करेंगे? नहीं। इसलिए मछली को जब आप बाहर निकालते हो पानी से, तो मछली क्या हो जाती है? मर जाती है, ठीक है। इस शायद पोयम भी था ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, ठीक है। हाँ बेटा, क्योंकि बात समझना, लंग्स कहाँ काम करते हैं? लैंड में। और गिल्स कहाँ काम करते हैं? पानी में। लंग्स पानी में काम नहीं कर सकते, गिल्स लैंड में काम नहीं कर सकते। और तो इस वजह से अगर भगवान ने किसी फिश को लंग्स दे दिए, तो क्या वो पानी के अंदर सांस ले सकती है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लंग्स पानी में काम नहीं आएंगे, गिल्स जमीन में काम नहीं आएंगे। तो अगर कोई ऐसी मछली है जिसके पास लंग्स हैं, तो क्या वो पानी के अंदर सांस ले पाएगी? नहीं, क्योंकि लंग्स पानी में काम करते हैं नहीं, तो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती। इसलिए कुछ फिशेस, एग्जांपल डॉल्फिन, एग्जांपल वेल, क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। बट फिश लाइक डॉल्फिन एंड वेल, ठीक है, हैव ब्लो होल्स, ठीक है, हैव ब्लो होल्स फॉर ब्रीथिंग, ठीक है, फॉर ब्रीथिंग। ब्लो होल्स का मतलब क्या है बेटा? मतलब समझिएगा, ये फिश है, सॉरी मतलब ये पानी है, ठीक है, ये फिश है, मतलब मैं फिश दूसरे का रख ले लूं, दूसरे का रख लेता हूँ, ठीक है, ओके। मैं ये ग्रीन मार्कर से फिश बना लेता हूँ, ठीक है, ओके। ये पानी है मान लीजिए, फिश। अब जो जिसके पास गिल्स है, वो फिश क्या है? अंदर है, ये तैर रही है, 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 अंदर सांस लेने की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डॉल्फिन और वेल जिसके पास भगवान ने क्या दे दिया? गिल्स दे दिए, सॉरी लंग्स दे दिए, ठीक है। डॉल्फिन और वेल भगवान ने इसको क्या दे दिया बेटा? लंग्स दे दिए। तो वो फिशेस क्या करेंगे? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसके पास गिल्स है वो तो अंदर तैर रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसके पास लंग्स है, वो फिश क्या करेंगे? वो सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं, बुचुप, सांस ली, डुबुक, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सांस लेने के क्या कहते हैं? डॉल्फिन या फिर वेल या फिर ऐसे फिशेस जिनको भगवान ने क्या दिए? लंग्स दे दिए हैं, ठीक है। वैसे तैर रहे हैं, तैर रहे हैं, तैर रहे हैं, जब उनको सांस लेना होगा, ठीक है, ऊपर आएंगे, पुचुप, सांस लेंगे और फिर डुबुक, ठीक है। फिर सांस को रोक सकते हैं। हाँ सर, तो बाबा ऊपर आते रहते हैं? हाँ आते रहते हैं कुछ कुछ समय में। सर कुछ कुछ समय में क्यों? क्योंकि बेटा एक्चुअली उनको ना भगवान अच्छे बड़े बड़े लंग्स दिए, हमको छोटे छोटे दिए हैं, ठीक है, उनको अच्छे बड़े बड़े लंग्स दिए, तो खूब सारा एयर वो एक ही बार में ले लेते हैं और अंदर तैरते रहते हैं। तो आते हैं, बुचुप, सांस लिए, डुबुक, ठीक है, और तैरते रहते हैं, और ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है, ठीक है। तो बेटा बात समझिएगा, ब्लो होल्स, ठीक है, ब्लो होल्स किसके पास होते हैं? ऐसे फिश जिनके पास लंग्स है। और किस लिए काम आते हैं? फॉर ब्रीथिंग, ठीक है, फॉर ब्रीथिंग के लिए काम आते हैं।
फिश लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल हैव ब्लो होल्स फॉर ब्रीथिंग। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा ब्लो होल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा चलिए आप एक बार अगर आप एनसीईआरटी से देखेंगे तो एनसीईआरटी में शायद आपका डेफिनेशन भी लिखा होगा बच्चों। ठीक है, आपके हिसाब से आपके क्लास के हिसाब से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हम्म ओके बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, सम फिश डोंट हैव गिल्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, ब्लो होल्स की डेफिनेशन आ सकता है कभी भी। ठीक है, मेन पॉइंट्स है। ठीक है, सम फिश डोंट हैव गिल्स, सो दे कम आउट फ्रॉम द वाटर टू ब्रीथ एयर with the help of blowholes present in the upper part of their head। ठीक है, मैंने रिपीट कर दिया है। आपको लिए तो फास्ट लग रहा होगा तो आप बात थोड़ा पीछे जाके, ठीक है, फ्लैशबैक में जाके या वीडियो को स्लो करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट पे अपन आते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ बेटा, एक आप लोगों का होमवर्क है यूजेस ऑफ वाटर। यूजेस ऑफ वाटर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर। ठीक है, आपको 5 यूजेस एटलीस्ट पता होना चाहिए। ड्रिंकिंग, बाथिंग, ब्रशिंग, नॉर्मल सी चीजें, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स एंड प्लेइंग, थोड़ा बहुत वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, पानी पीने में काम आता है। ठीक है, अदर एसेंशियल यूजेस। ठीक है, 5 चीजें आपको आनी चाहिए। आप चाहे लिख सकते हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ ड्रिंकिंग, बाथिंग, ब्रशिंग, ठीक है, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स एंड फॉर प्लेइंग सम गेम्स। ठीक है, वो भी जरूरी है। ठीक है, खेल जरूरी होता है बेटा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अब अपन आते हैं। चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट बेटा अपन आते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, इसको आप प्लीज लिख लीजिएगा फटाफट। ठीक है, ओके, तो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है बेटा टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। वैसे तो मैंने अपने ये मेन जो इस चैप्टर का वीडियो है उसमें मैंने बना दिया, लेकिन अपन रिवीजन कर रहे हैं। अपन कोई चीज नहीं छोड़ेंगे रिवीजन के लिए। मेन मेन टॉपिक सब कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ हैबिटेट। ठीक है बेटा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ वैसे कितने टाइप के हैबिटेट होते हैं। मेनली 2 टाइप के। ठीक है, कौन कौन से? एक है टेरेस्ट्रियल। ठीक है, एक होता है टेरेस्ट्रियल और एक होता है बेटा एक्वेटिक। ठीक है, एक होता है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाले, जो लैंड में रहते हैं। एक्वेटिक मतलब पानी वाले। ठीक है, एक होता है लैंड वाले, एक होता है एक्वेटिक मतलब पानी वाले, वाटर वाले। ठीक है, अच्छा, वाटर में भी कुछ टाइप होते हैं। एग्जांपल कैसे सर? एक समुद्र की मछली, एक मतलब नदी की मछली। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग होती है। हाँ, अरे ये बताओ नदी में क्या शार्क मिलेगी? ठीक है, पॉसिबल ही नहीं बेटा। ऐसा ना कि आप क्षीर सागर गए आपको वेल मिल गई। मम्मी मिल वेल देखो, वेल देखो, ऐसा होता है बेटा। ठीक है, देखो, ठीक है, एक्वेटिक। हाँ बेटा, एक्वेटिक 2 टाइप के होते हैं। एक फ्रेश वाटर, ठीक है, एक होते हैं फ्रेश वाटर मतलब जो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। जैसे एग्जांपल फ्रेश वाटर के क्या एग्जांपल होंगे बेटा? रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स, और वेल्स भी लिख सकते हो। ठीक है, वो भी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है? सलाइन। ठीक है, सलाइन या सॉल्टी भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, सॉल्टी, सॉल्टी मतलब नमकीला। ठीक है, इसमें कौन आएगा? सी एंड ओशियन, सी एंड ओशियन, समुद्र वाले। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बेटा बात है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में कौन कौन आते हैं बेटा? मेनली 3 है। एक हो जाएगा ग्रासलैंड, एक हो जाएगा माउंटेन, और एक हो जाएगा बेटा डेजर्ट। ठीक है, एक हो जाएगा डेजर्ट। ठीक है, आपको पता होगा ग्रासलैंड नॉर्मल जो जगह रहती है, जैसे शेडोल नॉर्मल है। ठीक है, बांधवगढ़। ठीक है, माउंटेन मतलब पहाड़ी एरिया। ठीक है, और डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। अच्छा, अब आपको याद रखना चाहिए हैबिटेट कितने टाइप के मिली? 2, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। जमीन वाले टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक मतलब पानी वाले। पानी मतलब 2 टाइप के होते हैं, एक फ्रेश वाटर वाले और एक नमकीले वाटर वाले, सलाइन वाले। ठीक है, अच्छा, टेरेस्ट्रियल फिर 3 टाइप के होते हैं बेटा ग्रासलैंड, नॉर्मल जमीन, माउंटेन मतलब पहाड़ी एरिया, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान एरिया। ठीक है, अब आप लोगों का एक होमवर्क होता है बेटा कि आप लोगों का होमवर्क है कि सभी के 2 टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, स्पेशली बेटा यहाँ पर मतलब इनके तो होने चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। कैसे?
ग्रासलैंड में कौन कौन पाया जा सकता है? प्लांट्स में, मैं आप चाहे लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ग्रासलैंड में कौन कौन सकता है? हो सकता है रोज हो सकता है, हाँ रोज मिलते हैं ग्रासलैंड्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास मैंगो ट्री हो सकता है, मैंगो ट्री मिलते हैं। माउंटेन्स, माउंटेन्स में कौन कौन मिल सकता है? माउंटेन्स में क्या रोज प्लांट मिल सकता है? हाँ रोज प्लांट मिल सकता है। अच्छा, माउंटेन्स में क्या कोकोनट मिलेगा? नहीं, कोकोनट नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। अच्छा, तो माउंटेन्स में आप वहां पर कह सकते हैं बेटा बहुत सारे और भी चीजें, रोज प्लांट हो गया, ठीक है। अच्छा, बी का पेड़ मिल सकता है, गुआवा, ठीक है, गुआवा प्लांट मिल सकता है। डेजर्ट, डेजर्ट में क्या मिलेगा? कैक्टस, ठीक है, लिख तो जाइएगा, मैं बोल रहा हूँ डेजर्ट में क्या मिलेगा? कैक्टस, ओके। अच्छा, एनिमल से बात करें, डेजर्ट में कौन मिलता है मेनली? एनिमल, कैमल, ठीक है, कैमल मिलता है, ऊंट, ठीक है। अच्छा, माउंटेन में कौन मिलेगा वहां पर? माउंटेन गोट एक होती है बेटा, माउंटेन गोट, ठीक है, पहाड़ी बकरा या बकरी जो भी बोलिए, ठीक है। ग्रासलैंड में कौन मिलेगा? ग्रासलैंड में तो बहुत सारे हैं, लॉयन है, टाइगर है, चीता है, बहुत सारे। अच्छा, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में बहुत सारे फिशेस मिल जाएंगे। स्लाइम में कौन से मिलेंगे बेटा? मेनली वेल और डॉल्फिन, शार्क, ये सब आप लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, चलिए इसी से बेटा हमारा ये चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है। हम आते हैं चैप्टर नंबर 10 पे, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं अपन। चलिए फटाफट, ओके, ठीक है सर, चैप्टर नंबर 10 जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाँ, तो बेटा चैप्टर नंबर 10, पहली बात तो चैप्टर नंबर 10 की शुरुआत होती है कि हमको मेजरिंग की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमको कुछ अगर नापना है, मान लीजिए अगर मेरे को कपड़े सिलवाने हैं, कभी क्वेश्चन आया व्हाई डू वी नीड मेजरमेंट, ठीक है, टू डू थिंग्स इन अ करेक्ट मैनर। क्यों? अरे भैया मेरे को शर्ट बनवाना है अपने लिए, तो एक मेजरमेंट होना चाहिए ना कि किस नाप से बनाना है। अच्छा, उसमें भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए, स्टैंडर्ड मतलब जो हर जगह सेम रहे। मान लीजिए मैंने अपने शर्ट के लिए एक नाप बनाया, ठीक है, मैंने बोला कि मेरा शर्ट लगभग लगभग मेरे हाथ के हिसाब से एक हाथ दो हाथ, आप देख सकते हैं, मैं अगर ऐसे देखूं, ठीक है, एक हाथ दो हाथ, ठीक है, ऐसे दो हाथ आ रहा है, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा टेलर भैया दो हाथ का बना दो, और टेलर भैया निकले बड़े एकदम लंबे चौड़े से, उनके हाथ एकदम बड़े बड़े, ठीक है। अब वो उनका तो दो हाथ मतलब बड़ा सा हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। तो एक बात समझना, हमको मेजरमेंट क्यों जरूरी है, ठीक है, वाई डू वी नीड मेजरमेंट का अगर मैं आंसर लिखूं, ठीक है, वी नीड मेजरमेंट टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी एक्यूरेटली, एक्यूरेटली मतलब सही तरीके से, एक्यूरेटली, ठीक है, मतलब सही तरीके से एकदम कर सके। अच्छा, अगर हम नहीं करेंगे, मतलब इसको अगर अपन प्रॉपर एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं लेंगे, मतलब सेंटीमीटर मीटर ये सब चीज नहीं लेंगे, अपन हत्ता तक करते रहेंगे, मतलब तो दिक्कत होगी। हाँ, हत्ता, हत्ता मतलब एक हत्ता दो हत्ता, क्योंकि सभी के हाथ क्या सेम होते हैं? नहीं। क्या सभी का उंगलियां सेम होती है? नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये बताओ क्या सेंटीमीटर पूरी दुनिया में सेम है? हाँ। क्या मिलीमीटर सब पूरी दुनिया में सेम है? हाँ। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछूंगा व्हाई डू वी नीड स्टैंडर्ड, ठीक है, व्हाई डू वी नीड स्टैंडर्ड मेजरमेंट, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा व्हाई डू वी नीड स्टैंडर्ड मेजरमेंट, बिकॉज बिकॉज ओल्ड methods are not same in every place and every कंडीशन, ठीक है। क्यों? हो सकता है टेलर भैया बहुत बड़े हुए तो उनका हाथ तो मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर तो उस हिसाब से कपड़ा भी बड़ा बन जाएगा, और टेलर भैया एकदम छोटे से हुए चित्तू से, ठीक है, आप कैसे चुन्नू मुन्नू से, ठीक है, तो एकदम छोटे छोटे उनके हाथ रहेंगे, जैसे आप अभी छोटे हो, ठीक है, छोटे छोटे हाथ रहेंगे, तब तब उनसे अगर मैं बनवाऊंगा तब तो मेरे को टाइट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हाथ छोटे छोटे हैं। तो बात समझिएगा, मतलब अगर ओल्ड मेथड से अगर कोई भी हम काम करते हैं तो स्टैंडर्ड मेथड नहीं, ओल्ड मेथड, क्योंकि दो मेथड्स होते हैं, स्टैंडर्ड मेथड और ओल्ड मेथड, मैं आप लिख देता हूं, ठीक है, दो मेथड्स होते हैं मेजरमेंट के, ठीक है, एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है बेटा ओल्ड, ठीक है, एक होता है ओल्ड, ठीक है। अभी हम कौन सा यूज करते हैं? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब कौन सा किसमें आता है बेटा? स्टैंडर्ड में। और ओल्ड में कौन आ रहा है? बहुत बड़े हफ्ता, ठीक है, फीट मतलब यहाँ पर एक एक इंचा, इस तरीके से, इंच नहीं इंचा, ठीक है, इंचा वो अलग चीज होती है, इंच नहीं इंचा, ठीक है। तो ठीक है, इस तरीके से बात समझ रहे हैं। तो मतलब कभी क्वेश्चन आया, मतलब स्टैंडर्ड मेथड क्यों चाहिए? ओल्ड मेथड से क्या दिक्कत थी? बिकॉज ओल्ड मेथड्स आर नॉट सेम इन एवरी प्लेस एंड एवरी कंडीशन, ठीक है, इट चेंजेस एंड एंड कैन
लीड टू लेस एक्यूरेसी। लेस एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेसी सही नहीं आएगी, ठीक है, एक्यूरेसी सही नहीं आएगी। एक्यूरेसी मतलब सही तरीके से किसी काम करने का तरीका, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, कुछ भी काम करने का सही तरीका, ठीक है, कुछ भी काम करने का सही तरीके, एकदम परफेक्ट तरीका, ठीक है। परफेक्शन नहीं आएगा तो परफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, मतलब सेंटीमीटर किलोमीटर में चीजें परफेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, तो इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। हम कुछ यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू जैसे यहाँ पर इसको लिख लीजिए, ठीक है। ओके, चलिए हम यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, ओके, चलिए फटाफट जल्दी हो जाए ताकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होगा, 1000 मीटर। अच्छा, तो 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होगा, 10 मिलीमीटर, ठीक है। ओके, तो क्या हम कुछ कन्वर्शन कर सकते हैं, हाँ, अगर मैं बोलूंगा 4.6 किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर में, आप करके बताओ। तो 4.6 को पहले किलोमीटर है, तो 4.6 किलोमीटर है, किसमें करना है, सेंटीमीटर में। किलोमीटर से पहले करेंगे मीटर में, और फिर मीटर से सेंटीमीटर में। तो बात समझना, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए कितना करेंगे, 1000 से इंटू 1000। और अब मीटर में से सेंटीमीटर में करने के लिए किससे करेंगे, इंटू 100। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ पर, आप करते रहिएगा, मैं जल्दी निकलता हूँ। ये आंसर जाएगा बेटा, सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से ये आंसर जाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से आराम से करते हुए। अच्छा, और कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ठीक है। 2 मीटर को मिलीमीटर में करिए, कर सकते हैं, हाँ। तो 2 मीटर है, ठीक है, मीटर को करो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को करो मिलीमीटर में। तो 2 मीटर, दो 2 × 100 सेंटीमीटर, मतलब 100, ठीक है। 100 अब हो गया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को करना है मीटर में, तो × 10। तो 2 मीटर मतलब 2000 मिलीमीटर, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको आप प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन आते हैं, ओके, क्या क्या चीजें लेंथ को मेजर करने में काम आती हैं, कुछ नहीं है, किलोमीटर काम आता है, मीटर आता है, सेंटीमीटर आता है, और क्या, और मिलीमीटर भी आता है। 4 चीजें, किलोमीटर में, ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। आप प्लीज अच्छे से पहले लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बिगाड़ दिया, अगर आपने नहीं लिखा हो तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाके फ्लैशबैक में जाके आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर अब हम मोशन के बारे में कुछ बात करते हैं, ठीक है। चलिए मोशन के बारे में, टाइप्स ऑफ मोशन। हाँ बेटा, चलिए टाइप्स ऑफ मोशन में अपन बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। बेटा मोशन 3 टाइप के होते हैं मेनली, ठीक है। एक होता है स्ट्रेट, मतलब इसको अपन बोलते हैं रेक्टिलिनियर, ठीक है, रेक्टिलिनियर, ओके सर। एक होता है सर्कुलर, और एक होता है पीरियोडिक, पीरियोडिक, ठीक है। तीनों के डेफिनेशन आप प्लीज बुक से देख लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है, जैसे आप गाड़ियां सीधी अगर चलते जा रही हैं, मार्च पास, जैसे आर्मी में देखो मार्च पास करते हैं, एकदम सीधे सीधे चलते रहते हैं इस तरीके से, वो क्या है, रेक्टिलिनियर। अच्छा, अब सर्कुलर मतलब क्या होता है, एक ही जगह बार बार गोल में घूम जाना, मतलब मान लीजिए मैं अगर हाथ को ऐसे से गोल में घुमा रहा हूँ, ये क्या है, सर्कुलर मोशन है, हाँ बिल्कुल, मेरा हाथ क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अच्छा, ये सर्कुलर मोशन हो गया। अच्छा,
आप समझिएगा, मैं अगर हाथ को सेम पोजीशन में बाबा करते रहूं, ये क्या सर्कुलर है? नहीं, पूरा सर्कल कहाँ बन रहा है बेटा, सर्कल कहाँ बन रहा है? लेकिन क्या बार बार मैं सेम मोशन को रिपीट कर रहा हूँ? हाँ, ये क्या हो जाएगा, पीरियोडिक। तो बात समझिएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। ओके सर, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट इसका बेटा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट travels in a circular path, travels in a circular path, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है, when an object travels in a circular path it is called a circular motion, ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, when an object repeats its motion, ठीक है, repeats its मोशन इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन, मतलब बार बार रिपीट कर रहा है। बात समझिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको समझा देता हूं। मोशन सीधा रहे, एकदम सीधा चलते जा रहे हैं, वो क्या है, रेक्टिलिनियर, गोल गोल घूमना, सर्कुलर, एक ही मोशन को बार बार रिपीट करना, पीरियोडिक, ठीक है। ओके, चलिए, अच्छा ये बताइए, क्या एक ऑब्जेक्ट, कभी क्वेश्चन पूछूं, मेन बहुत, ठीक है, बहुत मेन टॉपिक है ये। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या कोई ऑब्जेक्ट दो टाइप की मोशन एक साथ शो कर सकता है? हाँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है, मैं मिटाने जा रहा हूँ। ओके, ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या कोई ऑब्जेक्ट दो टाइप के मोशन एक साथ शो कर सकता है? हाँ, यस इट कैन शो, ठीक है। कैसे बेटा, बॉल, अगर आप क्रिकेट खेले हो कभी, तो जानते हो बॉल को आप दो तरीके से फेंक सकते हो, एक तो आप उसको सीधा फेंक दो, ठीक है, एकदम से, मतलब सीधा, या तो आप उसको गोल घुमा के फेंको, मतलब स्पिन करवाते हो, मतलब हाथ को ऐसे ला के थोड़ा सा ऐसे स्पिन करवाते हो, ठीक है, इस तरीके से, मतलब हाथ को घुमा के स्पिन, ठीक है, इसको बॉल को स्पिन करवा दो, तो मतलब उसमें क्या हो जाएगा, बॉल मान लीजिए एक तो मोशन होगा, जो बॉल आगे जा रही होगी, ये क्या हो गई, रेक्टिलिनियर मोशन, और वही बॉल खुद की एक्सिस में क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा, खुद गोल में घूम रहा होगा, स्पिन, तो ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर, मतलब दो टाइप के मोशन। तो यहाँ पे लिखता हूं, कभी क्वेश्चन आया कि क्या एक ऑब्जेक्ट दो टाइप के मोशन एक साथ शो कर सकता है? हाँ बिल्कुल, ठीक है, यस एन ऑब्जेक्ट कैन शो मोर देन वन मोशन एट अ टाइम, ठीक है, एक ही टाइम में एक से ज्यादा मोशन शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, अ स्पिनिंग बॉल, ठीक है, इसमें आपको दो मोशन देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, एक होता है रेक्टिलिनियर, ठीक है, एक होता है रेक्टिलिनियर, और दूसरा क्या हो जाता है बेटा, सर्कुलर, ठीक है, गोल गोल घूम रहा है, स्पिन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलने वाले हैं, ठीक है। ओके बच्चों, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट अपन आते हैं, चैप्टर नंबर क्या हो जाएगा, चैप्टर नंबर 11, ठीक है, चैप्टर नंबर 11, चलिए फटाफट देखते हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 में हम बात करेंगे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। सर ये ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, बात समझिएगा। ये बताइए, क्या हमको कुछ अंधेरे में दिखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमको अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। तो हमको अगर कुछ भी देखना है, हमको क्या चाहिए, लाइट चाहिए, ठीक है सर, लाइट चाहिए। लेकिन ये बताओ, क्या हम ह्यूमंस लाइट रिलीज करते हैं? नहीं, हम लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बताओ, क्या हमको सुबह को सूरज दिखता है? हाँ बिल्कुल, हमको सूरज, सुबह को सूरज चाचा दिखते हैं। क्या रात को, ठीक है, रात को चंदा मामा दिखते हैं? हाँ, रात को चंदा मामा दिखते हैं। सुबह को सूरज चाचा दिखेंगे, रात को चंदा मामा दिखेंगे। तो ऐसा क्यों, ये बताओ, क्या सूरज चाचा के सेम वजह? नहीं, सूरज चाचा के खुद से लाइट एमिट कर रहे हैं, हाँ, सूरज चाचा के पास खुद की लाइट है। लेकिन चंदा मामा क्या करते हैं, चंदा मामा के बारे में सुनोगे, चंदा मामा सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट, मतलब एक बात समझना, ठीक है, मतलब विजिबल, विजिबल मतलब देखने वाला, समझते हैं ना, विजिबल, विजिबल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर विजिबल होना है, तो उसको दो चीज में से एक तो करना पड़ेगा, या तो लाइट एमिट करे, ठीक है, या तो लाइट खुद की एमिट करे, लाइट को एमिट करे, या तो, मैं अच्छे से लिखता हूं, लाइट एमिट करे, या तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, या तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, लाइट रिफ्लेक्ट कर दे, ठीक है, या तो लाइट को एमिट करे, लाइट एमिट मतलब लाइट को रिलीज करे, या तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। जैसे
लाइट एमिट कौन करता है? सन, बल्ब। बल्ब लाइट एमिट कर रहा है, हाँ। लाइट रिफ्लेक्ट कौन करता है? जैसे हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, क्यों? हम लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे ना, हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। हाँ बेटा, मिस्टर इंडिया मूवी एक बनी थी, बहुत फेमस मूवी रही है, कभी देखिएगा एग्जाम के बाद, अब नहीं, एग्जाम के बाद। मिस्टर इंडिया मूवी में क्या होता है, वो एक घड़ी पहना जाता है, वो घड़ी में एक मैजिक रहता है, मतलब क्या होता है, जैसे ही घड़ी को दबाता है तो लाइट ना वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, उसकी बॉडी लाइट को रिफ्लेक्ट करना बंद कर देती है, तो वो हमको देख नहीं पाते, मतलब हम उसको देख नहीं पाते। बात समझिए, मतलब मान लीजिए कोई एक इंसान है इधर, मान लीजिए आप ही खड़े हैं, ठीक है, आप ही खड़े हैं और आपके हाथ में ये घड़ी है, कौन सी घड़ी है? ये मिस्टर इंडिया वाली घड़ी, आपने घड़ी पहन रखी है, ठीक है। अच्छा, आप का दोस्त आपको मतलब मोमोज नहीं खाता है, अब आपको दुश्मनी उससे निकाले, मेरे को मोमोज नहीं खाता, हमेशा मेरे प्लेट से मोमोज खा लेता है, रुको फिर बताता हूँ। आपने मिस्टर इंडिया वाली घड़ी ली, उसको दबाया, अब आप क्या करोगे? अब आप गायब हो जाओगे, क्यों? कोई भी लाइट अगर आएगी, देखो लाइट तो आप रिलीज करते नहीं, कोई भी ह्यूमन लाइट रिलीज नहीं करता, लेकिन अब लाइट पहले क्या था, पहले आती थी और रिफ्लेक्ट होती थी और लोग आपको देख देते थे, लेकिन अब क्या होगा, लाइट आएगी और आपसे आर पार होकर चली जाएगी, आएगी और आर पार होकर चली जाएगी, आएगी और आर पार होकर चली जाएगी, ठीक है, ओके। मतलब अगर लाइट, हमको किसी चीज को देखना है तो दो रीजन है, या तो लाइट एमिट करे, लाइट रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। अच्छा, जो लाइट एमिट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ओके सर। जो लाइट को एमिट नहीं करता, ठीक है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को एमिट करे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को एमिट ना करे वो होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इससे कुछ एग्जांपल्स अपन बात कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल आप बता सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं, एक मिनट रुकिएगा, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, ठीक है। ल्यूमिनस मतलब जो लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। एग्जांपल बता सकते हैं? हाँ, कौन कौन होगा? एग्जांपल सन हो जाएगा, सूरज चाचा, ठीक है, सूरज चाचा मत लिखना बेटा, सन ही लिखना, ठीक है, ओके। सन के बाद और कौन हो सकते हैं बेटा? बहुत सारे हैं। बल्ब हो सकता है, हाँ बल्ब लाइट एमिट करता है। ट्यूबलाइट हो सकते हैं, बिल्कुल ट्यूबलाइट हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाले कौन कौन से हैं? एग्जांपल बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ह्यूमंस, हम लाइट क्या करते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं, हाँ, क्यों? हम लाइट एमिट कर रहे हैं, नहीं, हम लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ह्यूमंस, बाकी एनिमल्स, ठीक है, बाकी एनिमल्स की आप बोल सकते हो, ठीक है, ओके। आप वुड बोल सकते हो, मार्कर बोल सकते हो, बोर्ड बोल सकते हो, कुछ भी, ठीक है, मार्कर, ठीक है, मार्कर या बोर्ड, कुछ भी, बहुत सारे एग्जांपल्स है बेटा, ठीक है। हाँ, तो मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट, और सबसे अच्छा और एग्जांपल है मून, ठीक है। मून क्या करता है? लाइट को एमिट करता है, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करता है बेटा मून, ठीक है। ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब क्या होगा? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूशन एंड ओपेक, ओके। एक बात समझिएगा, ये बताइए, क्या आप कभी कार में या बस में गए होंगे तो उसके शीशे जो ग्लास होते हैं कैसे होते हैं? मतलब आर पार अच्छे दिखता है, हाँ मैक्सिमम। देखो अलग से अगर किसी केस में किसी ने जानबूझ के एचिंग करवाई हो, एचिंग मतलब जिसे धुंधला दिखे, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, तो अलग केस है। लेकिन नॉर्मली नॉर्मली कार्स में या बस में या बड़ी गाड़ियों में जो कांच लगे रहते हैं वो कैसे होते हैं? आर पर देख सकते हैं, हाँ। नॉर्मली घर की खिड़कियां कैसे रहती हैं? आर पर देखने वाली, हाँ बिल्कुल आर पर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, आप कभी घूमने गए हैं, तो जो महंगे महंगे होटल्स रहते हैं, तो वहां पर जानते हो, वहां पर जो वॉशरूम पे रहता है ना बेटा, तो वॉशरूम में कई बार ना कांच का बना होता है, हाँ बेटा, वॉशरूम में दीवार नहीं होता, कांच रहता है। और वो कांच जानते हो कैसे रहेगा? आर पार रहेगा? नहीं बेटा, आर पार कैसे रहेगा, ठीक है, कैसे भी नहा सकता है फिर? तो वहां पे क्या कहते हैं, वो कांच ना धुंधला हो जाता है, एकदम धुंधला, ठीक है, एकदम धुंधला। तो बात समझिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं बोलता हूँ स्केल, आपको स्केल पता है? स्केल, स्केल जब एकदम, जो अपन नटराज की स्केल होती है जिससे अपन लाइन खींचते हैं, नटराज वाली स्केल, जब वो थोड़ी गंदी हो जाती है, ठीक है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स बहुत सारे हो जाते हैं, तो जब नहीं रहेगी तब तो आप उससे आर पर देख सकते हो, जैसे, हाँ, जब आपने कोई नटराज की स्केल नई नई लेकर आई एकदम साफ, आप उस आर पर देख सकते हो, हाँ, इजिली आर पर दिखेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो गंदी हो जाती है, क्या आर पर अच्छे से दिखेगा? नहीं, धुंधली हो जाती है। तो बात समझना, ऑब्जेक्ट्स तीन टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट्स तीन टाइप के हो सकते हैं, आइदर इट कैन बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, या हो सकता है इट कैन बी ट्रांसल्यूशन, ट्रांसल्यूशन, और इट कैन बी ओपेक, ठीक है, ओपेक, 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 ठीक है, ओपेक, ठीक है। अब बात समझिएगा, जिससे हमको आसानी से आर पार दिख जाए वो ट्रांसपेरेंट,
जिससे थोड़ा धुंधला दिखे वो ट्रांसलूसेंट, और जिससे कुछ नहीं आर पार जाए मतलब ओपेक। जैसे दरवाजा, लकड़ी का जो दरवाजा होता है, मान लीजिए कोई लकड़ी का दरवाजा है, क्या अगर उससे हमको आर पार दिखेगा? नहीं, क्योंकि लकड़ी का है, तो वो क्या है? ओपेक है। अच्छा, मान लीजिए कोई कांच का दरवाजा है, एकदम साफ कांच का दरवाजा, क्या आर पार दिखेगा? बहुत अच्छे से दिखेगा, तो उसको क्या है? ट्रांसपेरेंट। और उसी कांच में हम थोड़ा मिट्टी ऐसे फेंक दें, ठीक है, मतलब थोड़ा धुंधला कर दें, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसलूसेंट, मतलब अच्छे से आर पार नहीं दिख रहा। तो मतलब ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को पूरी तरीके से पास होने दे, ठीक है। मैं आप लिखता हूं, इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास कंप्लीटली फ्रॉम देम, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से पास में देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ट्रांसल्यूशन क्या क्या लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको ये चीज बतानी है, ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास कंप्लीटली नहीं, पार्शली फ्रॉम देम, ठीक है। फ्रॉम देम, ये चीज ब्लू वाली का सेम होता है जो मैंने ब्लू से अंडरलाइन की है, मैं आप लेता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास, ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास कंप्लीटली की जगह नहीं, कंप्लीटली की जगह आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? मैं यहाँ पर कंप्लीटली को रेड पेन से लिख देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। कंप्लीटली की जगह क्या लिखेंगे? कंप्लीटली की जगह यहाँ क्या लिख देंगे आप? पार्शली। पार्शली मतलब बेटा थोड़ा बहुत, ठीक है, पार्शली, ठीक है, मतलब कुछ जाने देंगे और कुछ रोक लेंगे, ठीक है, पार्शली, ठीक है, पार्शली फ्रॉम देम। मैं स्टेटमेंट रीड कर दे रहा हूं बेटा, प्लीज आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास पार्शली फ्रॉम देम आर कॉल्ड एज ट्रांसल्यूसेंट। अच्छा, नेक्स्ट अपन आते हैं, ठीक है, लास्ट वाले में, ठीक है, इसे फिर देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स, इसको पूरा लिखना पड़ेगा बेटा, ऑब्जेक्ट्स विच ब्लॉक्स, ठीक है, विच ब्लॉक्स, ठीक है, लाइट कंप्लीटली, ठीक है, जो पूरी तरीके से लाइट को क्या कर दे? ब्लॉक कर दे। ऑब्जेक्ट्स विच ब्लॉक्स लाइट्स कंप्लीटली इज कॉल्ड एज ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिससे लाइट पूरी तरीके से पास हो, ट्रांसपेरेंट, जिसे थोड़ा पास हो, थोड़ा रुके, ट्रांसलूसेंट, और जिसे बिल्कुल रुक जाए वो ओपेक। पूरा पास हो ट्रांसपेरेंट, थोड़ा पास हो, थोड़ा रुके, ट्रांसलूसेंट, और पूरा रुक जाए तो ओपेक। सो आई होप अब आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, और लास्ट पॉइंट और इस चैप्टर का, कि ऐसी कौन सी चीज है, अच्छा आपको पता है लाइट हमेशा सीधी ट्रैवल करती है, हाँ, ठीक है, तो चाहे एक पॉइंट लिख लीजिएगा एक अलग से स्टार बना के, ठीक है। लाइट always travels in a straight लाइन, ठीक है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा सीधी ट्रेवल करती है, लेकिन अगर हमको लाइट का पाथ चेंज करना है, हम किससे यूज कर सकते हैं? मिरर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इसको प्लीज लिख लीजिए, मैं फिर यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, चलिए, तो अगर हमको लाइट का पाथ चेंज करना है तो क्या हम कुछ चीज यूज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। वो क्या चीज है सर? मिरर, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट अपन आते हैं, देखिएगा फटाफट अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, mirror can be used to change the path, path मतलब बेटा डायरेक्शन, ठीक है, path मतलब डायरेक्शन, path मतलब डायरेक्शन। mirror can be used to change the path of क्या बेटा? of light, ठीक है, mirror can be used to change the path of light। so I hope आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 12, ठीक है। तो इसको प्लीज लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, ठीक है, 12 12 12 12, ठीक है। ओके, चलिए, देखिए बेटा, चैप्टर 12 में हमको मेनली सेल और बैटरी के बारे में बता रहा है। एक बात समझिएगा, सेल के कितने टर्मिनल्स होते हैं? सेल के दो, हाँ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। जैसे कि मैं सेल बना रहा हूँ, एक बात समझिएगा,
सेल में थोड़ा सा उठा हुआ स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, वो क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, और जो नीचे का स्ट्रक्चर रहता है वो हमेशा क्या होता है नेगेटिव, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, सेल और बैटरी में क्या फर्क होता है, ठीक है, ये सेल है और मैं बता दे रहा हूँ बैटरी। बैटरी क्या है, कुछ नहीं, जब हम दो या दो से ज्यादा सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं वो क्या बन जाता है बैटरी। मतलब जब हमने दो या दो से ज्यादा सेल्स को कनेक्ट कर दिया, कैसे कनेक्ट करेंगे बता देता हूँ, ये देखिए, ये मान लीजिए ये एक सेल हो गया, ठीक है, तो यूबरा स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, दूसरा सेल लेकर आइए, ठीक है, सेल ले आते हैं, ये एक और सेल, हमको कौन से कनेक्ट करना है, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव साइड को कनेक्ट करने हैं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये हो जाएगा फिर से नेगेटिव, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बैटरी, ये हो जाएगा बैटरी, ठीक है, ये सेल और ये बैटरी। तो इतना आपको समझ में आया होगा। कभी डेफिनेशन पूछेगा डिफरेंस बिटवीन, तो आप क्या लिख सकते हो, मैं ये बात आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, लिखकर, ठीक है, सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस बिटवीन हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर क्लियर, ठीक है, सिंगल यूनिट इज कॉल्ड, इसका मतलब कॉल्ड होता है बेटा, कॉल्ड एज सेल, ठीक है, सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एज सेल, ठीक है, इसका बैटरी का क्या लिख सकते हैं आप, पहला मेनी cells combine to form बैटरी, बात समझिएगा, बहुत सारे सेल, दो या दो से ज्यादा सेल मिलते हैं क्या बनाने के लिए, बैटरी बनाने के लिए, ओके सर, ठीक है, अभी बताइए ये एक की पावर है, इसमें दो की पावर है, ज्यादा पावरफुल कौन होगा, सेल की बैटरी, बैटरी, ठीक है, यहां पर देता हूं लेस पावरफुल, यहां देता हूं मोर पावरफुल, ठीक है, लेस पावरफुल और मोर पावरफुल, चलिए ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट अपन आते हैं, सेल के कितने टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा स्टार बना के, टर्मिनल ऑफ सेल, कितने टर्मिनल होते हैं बेटा, दो, हमको पता है, ठीक है, कौन कौन से, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक है, ये अलग से पॉइंट है तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें तो और कौन कौन से मेजरमेंट पॉइंट्स बचे हुए हैं, ठीक है, हम्म, हाँ, ये हो गया, चलिए अब हम थोड़ा सा बल्ब के बारे में स्टडी करते हैं। एक बात समझिएगा बेटा, बल्ब बल्ब ग्लो करता है, क्यों ग्लो करता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, लेकिन पूरा बल्ब ग्लो करता है कि उसके अंदर का एक मटेरियल, उसके अंदर का एक मटेरियल, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिलामेंट, चलिए बना के दिखाते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये बल्ब का क्या हो गया, कांच हो गया, ठीक है सर, एक बल्ब का कांच हो गया, डोरेमोन जैसा लग रहा है क्या बेटा, डोरेमोन, हाँ थोड़ा सा डोरेमोन जैसा लग रहा है ये, ठीक है, चलो बना दे, ठीक है, नहीं नहीं चलिए पढ़ाई करते हैं, ठीक है, समझिए यहाँ पर देखिए, इसके अंदर मैं वायरिंग बनाता हूँ, कैसे होती है इसकी वायरिंग, एक ऐसे और एक सीधा, ठीक है, हाँ बेटा, एक सीधे नीचे तक आता है और एक वायरिंग ऐसे, और बीच में होता है फिलामेंट, ठीक है, ये बीच में होता है फिलामेंट, इट इज कॉल्ड एज फिलामेंट, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज फिलामेंट, ठीक है। अच्छा, ग्लो क्या करता है बेटा, फिलामेंट ही तो ग्लो करता है, और क्या ग्लो करता है, फिलामेंट ही ग्लो करता है, चलिए ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ये दोनों क्या है जो मैंने ब्लू कलर से बना के रखा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, दीज बोथ आर टर्मिनल्स, ठीक है, दीज बोथ आर टर्मिनल्स, ठीक है सर, ये दोनों क्या हो गए टर्मिनल्स। अब बात समझिएगा, मान लीजिए हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया बैटरीज, कैसे, एक को पॉजिटिव से और एक को नेगेटिव से, दोनों को पॉजिटिव से करेंगे क्या जलेगा, नहीं, दोनों को नेगेटिव से करेंगे क्या जलेगा, नहीं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से, तो पॉजिटिव से ये इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे यहाँ से गई, और जैसे यहाँ पर गई फिलामेंट ग्लो कर गया, ठीक है, ये से आई, ये से आई, ये से आई, और ये से आई और ये से आ गई, ठीक है सर, यहाँ से चलेगी, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से सर्किट कंप्लीट होता है और फिलामेंट से फिलामेंट ग्लो कर पाता
है। एक बात समझिए, अगर फिलामेंट टूट जाएगा क्या बल्ब ग्लो करेगा? नो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, इफ फिलामेंट ब्रोक्स, अगर टूट गया, ठीक है, फिलामेंट ब्रोक्स, बल्ब विल नॉट ग्लो। ठीक है, बल्ब विल नॉट ग्लो, नहीं जलेगा, बिकॉज, क्यों? सर्किट इज ब्रोकन। ठीक है, सर्किट, सर्किट कौन? मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं बेटा, सर्किट, सर्किट मतलब जो पूरा सर्किट बन रहा है, ठीक है, पूरा फ्लो, बिकॉज सर्किट इज ब्रोकन। लेकिन अगर फिलामेंट जुड़ा रहेगा, कैसे जुड़ा रहेगा? नया लेना पड़ेगा बेटा। ठीक है, फिलामेंट कोई जोड़ता थोड़ी ना है। ठीक है, कई बच्चे बोल देते सर फिलामेंट जोड़ दें, कैसे जोड़ोगे? ठीक है, कांच तोड़ना पड़ेगा ना फिर। ठीक है, और कांच तोड़ोगे फिर नया कांच लगाओगे उसमें। ठीक है, उससे तो नया बल्ब ले लो। ठीक है, तो जैसे ही हमने फिलाम मतलब नया बल्ब लिया, तो नया बल्ब में क्या होगा? फिलामेंट नया जैसा होगा। तो जैसे हमने नया बल्ब लिया, उसका फिलामेंट सही है, तो क्या बल्ब ग्लो कर जाएगा? हाँ, बल्ब ग्लो कर जाएगा, ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फिलामेंट टूटा, क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सर्किट बेटा टूट चुका है, ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन आते हैं। तो बेटा अच्छा एक बात नोटिस करिए, सेल के कितने टर्मिनल्स हैं? दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। बल्ब के कितने टर्मिनल्स हैं? दो, इसके भी तो दो है बेटा। टर्मिनल ऑफ बल्ब कितने हैं बेटा? इसके भी दो है, मैंने बनाया है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, एक हो जाएगा पॉजिटिव और एक हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, एक हो जाएगा पॉजिटिव, आप पूरा लिख सकते हैं, और एक हो जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव प्लस वीई माइनस वीई, प्लस मतलब पॉजिटिव, माइनस मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अच्छा चलिए, यहाँ पर आपसे पूछेगा फिलामेंट की क्या काम है? वर्क। ठीक है, तो फिलामेंट का बेटा मतलब दो काम होता है। ठीक है, यहाँ पर वर्क, वर्क लिख दे रहा हूँ, आप लिख दीजिएगा वर्क ऑफ फिलामेंट। ठीक है, दो काम लिखता हूँ। ठीक है, टू कंप्लीट सर्किट। ठीक है, ये तो सर्किट कंप्लीट करना। ठीक है, टू कंप्लीट सर्किट, और कौन सा सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, और दूसरा ग्लो। ठीक है, ग्लो टू एमिट लाइट, जलना। ठीक है, मतलब ग्लो करना, लाइट एमिट करने के, ग्लो टू एमिट लाइट। ठीक है, ग्लो टू एमिट लाइट। तो आई होप आपको इतना क्लियर समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चार चैप्टर के साथ। ठीक है, हमारे चार चैप्टर हो चुके हैं, अब हम बाकी चार चैप्टर के साथ मिलेंगे। इसको आप प्लीज अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। हम फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक की टाटा, बाय बाय।